नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जिन्हें हम सरकार में बहुत महत्वपूर्ण और बड़े ओहदों पर देखते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी किस्मत भी शीर्ष पर हो। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में अचानक से ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। लोग सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेट हैं, सेवा के आखिरी दौर में शीर्ष कुर्सी पर जाकर काफ़ी लाव लश्कर, सुविधाएं और पावर एंजॉय करके वो रिटायर होंगे, लेकिन सबकी किस्मत में ऐसी बात नहीं है। आज हम आपको यूपी की ब्यूरोक्रेसी की ऐसे ही खबर से रूबरू कराएंगे जिसमें रिटायरमेंट के ठीक 30 दिन पहले एक वरिष्ठ अफसर के सामने बड़ा संकट आ गया है। बात है 1989 बैच के आईएएस अफसर प्रशांत त्रिवेदी की। प्रशांत त्रिवेदी यूपी में एसीएस वित्त थे, लेकिन उन पर घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बाद उनको वित्त विभाग से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का चेयरमैन बना दिया गया है। उनकी जगह दीपक कुमार को नया एसीएस वित्त उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। प्रशांत त्रिवेदी आयुष घोटाले में कैसे फंसे, सरकार को रातों रात ये निर्णय क्यों करना पड़ा, उनका रिटायरमेंट मात्र 25 दिन बचा हुआ है, ऐसे में तमाम सारी इसकी जो पीछे की कहानियां हैं वो जानिए। हुआ ये कि जब योगी पार्ट 1 की सरकार थी, तब आयुष डिपार्टमेंट के विभिन्न कॉलेजों में आयुर्वेद में एडमिशन के लिए छात्रों ने आवेदन किया था। उस एडमिशन में बताया जाता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उस समय आयुष के प्रमुख सचिव प्रशांत त्रिवेदी थे। तत्कालीन मंत्री और कई सारे अफसरों पर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई। एसटीएफ ने इस मामले की जांच की, लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सीबीआई जांच के आदेश हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को पहले एसटीएफ को दे रखा था, जिसमें आयुर्वेद निदेशालय के डायरेक्टर और कई सारे अधिकारी पहले से ही जेल में हैं। अब बात प्रमुख सचिव और मंत्री की थी। इसी बीच प्रशांत त्रिवेदी ट्रांसफर होकर एसीएस वित्त बन गए, वित्त विभाग में आ गए, जो बहुत बड़ा महकमा है, सरकार के खजाने की रखवाली करता है। सरकार का बहुत भरोसेमंद अफसर ही अपर मुख्य सचिव वित्त बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने इस मामले को टेकअप किया, वैसे ये साफ हो गया कि प्रशांत त्रिवेदी के दिन अब खराब होने वाले हैं। सरकार को मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। उनके रिटायरमेंट के 25 दिन पहले उनको हटाकर अब यूपीएसआरटीसी भेजा गया। तो ये जो आयुष विभाग में दाखिले की गड़बड़ी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 25 लाख रुपया जो प्रमुख सचिव थे तत्कालीन, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने घूस ली, और इसके चलते सीबीआई में वो मुलजिम हैं, उनको किसी भी दिन सीबीआई अरेस्ट कर सकती है। पिछले दिनों जो तबादले हुए उसमें प्रशांत त्रिवेदी का नाम शीर्ष पर था। दूसरी ओर कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष और सांसदों के बीच जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर वहाँ के मंडलायुक्त राजशेखर को हटाया गया। राजशेखर लंबे समय से कानपुर के मंडलायुक्त थे, काफ़ी चर्चित अधिकारी हैं। अब उनको शासन में कृषि सचिव बनाया गया है। राजशेखर के बारे में लोग जानते हैं, वो जहाँ भी रहे हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है। वो लखनऊ के डीएम भी रहे हैं। उनकी जगह पर तैनात किए गए लोकेशम को लेकर ये जरूर है कि सहारनपुर में अभी गुर्जरों को लेकर जो रैली यात्रा निकाली गई थी, उसको लेकर काफ़ी तनाव हुआ, बवाल हुआ, हंगामा हुआ। उसके बाद उनकी इस पोस्टिंग को कानपुर के प्राइम पोस्टिंग के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हम लौटकर जब आयुष घोटाले पर आते हैं, प्रशांत त्रिवेदी पर आते हैं, तो ये देखते हैं कि हर अफसर की किस्मत में सकुशल विदाई या शानदार विदाई नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी के अंतिम समय में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते, सरकारों की आंखों की किरकिरी की वजह से संट पोस्टिंग में रहते हैं और चुपचाप रिटायर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग शीर्ष के पास पहुंचकर भी फिसल जाते हैं। प्रशांत त्रिवेदी उसी तरह के अफसर साबित हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
कहते हैं कि केंद्र का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उसमें जो विपक्षी एकता है वो कांग्रेस से दूरी को लेकर अब अखिलेश यादव के सामने एक नया धर्म संकट है। उन पर अपना फैसला बदलने का दबाव है। ऐसा आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की वजह से है। आरएलडी राजस्थान में कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल में रहती है। हरियाणा में भी कांग्रेस और आरएलडी एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, जयंत और कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करें, लोकसभा का चुनाव लड़ें। क्योंकि जयंत चौधरी को ये बात पता है कि मायावती उनके गठबंधन में नहीं आ सकती और कांग्रेस आसानी से उनके साथ आ सकती है। इसलिए वो इस बात को लेकर अखिलेश यादव पर लगातार दबाव डालते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाना चाहिए। इस गठबंधन में अखिलेश के सामने कांग्रेस के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी दूसरी ओर छोटे छोटे दलों को अपनी ओर खींचने में लगी है। जयंत चाहते हैं कि ये तीनों पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें जो छोटे दल थे वो ज़्यादातर बीजेपी की ओर चले गए, जिससे साफ है कि यूपी में जो विपक्षी एकता की बातें हैं वो खतरे में हैं। और इस खतरे की घंटी को अगर समय रहते पहले सुन लिया जाए तो शायद लोकसभा चुनाव में इस नुकसान से बचा जा सकता है। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने ना तो सपा को वोट दिया और ना ही भाजपा के पाले में गई, उसने मतदान का बहिष्कार किया एक तरह से, जिसके बाद अखिलेश की नाराजगी भी थोड़ी कांग्रेस से बढ़ी है। दूसरी ओर अगर बीजेपी के बाद आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। वो शायद इस बात को लेकर आशंकित है कि अगर कांग्रेस के साथ वो जाते हैं या उन्हें मौका देते हैं तो भविष्य में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर इसके लिए मुस्लिम वोट बैंक है। यही वजह है कि कांग्रेस से दूरी दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली में भी प्रत्याशी लड़ाने के बयान दिए हैं। कांग्रेस से तालमेल पर सपा को अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा है और यही वजह है कि शायद इस बात का आकलन चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि जयंत के इस प्रस्ताव पर कितना आगे बढ़ा जाए। वैसे जो जयंत की उम्मीद और समीकरण है वो ये है कि अगर कांग्रेस उनके साथ आती है तो सपा, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन बनेंगे और उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन सपा ये जानती है कि पूरे प्रदेश में एकाध जगहों को छोड़कर कांग्रेस के पास ना तो वैसा संगठन है, ना गांव-गांव ऐसी पहुंच है। ऐसे में बराबरी की स्थिति में चुनाव लड़ना जोखिम भरा होगा। ये जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 22 लोकसभा सीटें हैं उसमें मुस्लिम और जाट समुदाय का बड़ा अहम रोल है और यही वजह है कि कांग्रेस को अखिलेश के साथ दोस्ती करने के लिए जयंत चौधरी मनाने में लगे हैं। निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे भी ये संकेत मिला कि मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ, जिसका सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया है। दूसरी ओर बीजेपी कुछ और फायदों में भी लगी है। उसने राजभर का वोट एमएलसी चुनाव में हासिल कर लिया। राजा भैया की पार्टी ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले वो कुछ और पार्टियों को अपने साथ कर लोगों को चौंकाने में लगी है। उसका लक्ष्य है 70 से ज़्यादा सीटें जीतने का। वो 80 की 80 भी सीटें जीतने की इच्छा रखती है। तो स्वाभाविक है कि अगर विपक्ष बिखरा रहा, एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ता है तो बीजेपी के लिए लक्ष्य पाना आसान होगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लोकसभा में अपनी पार्टी की उपस्थिति बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ नए समीकरण जोड़ने पड़ेंगे। अब बात एक ऐसे घोटाले की जो अतीत बन गया लेकिन उसका जिन्न बार बार बाहर आता है। बात लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई ज़मीनों के घोटाले से जुड़ी है, जो लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने खुलेआम खेल कर दिया। ये तो भला हो कि मंडल आयुक्त की जांच में अब परतें खुलने लगी हैं। बात
सरोजनी नगर के भटगांव इलाके का, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकारी ज़मीनों का और प्राइवेट ज़मीनों का अधिग्रहण होना था। यहां पर सरकारी अफसरों ने मिलकर ज़मीनों की लूट की और सरकार से करोड़ों का मुआवजा उठाकर हजम कर लिया। बताया जाता है कि भटगांव इलाके में 110 बीघा सरकारी ज़मीनों को भूमि माफियाओं को बेचने और अफसरों ने अपने रिश्तेदारों, ड्राइवरों और अनुसेवकों के नाम दर्ज कराकर उनका मुआवजा हड़पा है। इस बात का खुलासा मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ है। प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें सरोजनी नगर के 3 तहसीलदार विनय कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र, उमेश कुमार सिंह ये दोषी पाए गए हैं। इस मामले में 5 पीसीएस अफसर जो एसडीएम और एसीएम रहे हैं वो भी फंस रहे हैं। गौरतलब है कि भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरकार ने ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू किया था। इसका पता चलने पर तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे गांव की बंजर और ग्राम समाज की कई बीघा ज़मीनों का 35 साल पुराना पट्टा दिखाकर लोगों के नाम वरासत करा ली। फिर इन ज़मीनों का जब अधिग्रहण हुआ तो उनका मुआवजा भी इन्होंने अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों और चतुर श्रेणी लोगों के नाम पर उठवा लिया। इसको लेकर तत्कालीन कानूनगो जितेंद्र सिंह उस समय बहुत चर्चा में आया था, जिसका निलंबन भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये बात एक अधूरी रह जाती है कि लखनऊ के तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश अभी तक इस पूरे मामले से बचे हुए हैं। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम आईएएस अफसरों में से हैं। उन्होंने लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार के कई मानक स्थापित किए और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भटगांव में जो ज़मीनों का खेल अफसरों ने, एसडीएम ने, कानूनगो ने मिलकर किया, उसमें बहुत बड़ा संरक्षण अभिषेक प्रकाश का रहा है। अभिषेक प्रकाश इस पूरे मामले में एक ऐसे अफसर हैं जिन पर अभी तक ना तो कोई एसआईटी गठित की गई है, ना सरकार ने उनके खिलाफ किसी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबकि जिला अधिकारी की ये सीधे जिम्मेदारी होती है कि अगर उनकी तहसीलों में इस तरह की काम हो रहे हैं, ज़मीनों की लूट हो रही है, कानूनगो और तहसीलदार मिलकर बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, तो आखिर बैठकर क्या देखते रहे। अब ये मामला फिर आया है। छोटों की गर्दन नापकर बड़ों को बचाने का खेल चल रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है, वो बड़े बड़े आईएएस अफसरों पर कब तक टॉलरेंस करती दिखाती रहेगी। क्योंकि सियासत में तो दोहरा मापदंड चल सकता है, लेकिन अफसरों के मामले में, कार्रवाई के मामले में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। कार्रवाई एक समान रूप से सब पर दिखनी चाहिए। अभिषेक प्रकाश अभी तक इस कार्रवाई से बचे हुए हैं और सरकार उनकी भी इस जांच में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के रूप में वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। जितेंद्र सिंह जैसे अफसरों को उनका खुला संरक्षण था और लोग यहाँ तक कहते हैं कि अभिषेक प्रकाश के वो जितेंद्र सिंह खजांची थे। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए एक नई जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। पावर सेंटर में अब बात सबसे चर्चित खबर की, उस खबर की जो देश के सबसे बड़े पुलिस बल का मुखिया है। आप ये कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। 1988 बैच के विजय कुमार को फिर कार्यवाहक डीजीपी की कमान सौंपी गई है। उनकी तैनाती उनसे सीनियर 2 आईपीएस अफसरों को नज़रअंदाज कर कर की गई है। यानी कि विजय कुमार से सीनियरिटी में 2 अफसर ऊपर हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में आने वाले विजय कुमार को यूपी के डीजीपी का चार्ज दिया गया है। प्रदेश में ये लगातार तीसरा मौका है जब कार्यवाहक डीजीपी बन रहे हैं। विजय कुमार इस समय डीजी सीबीसीआईडी और निदेशक सतर्कता के पद पर हैं। उनको राजकुमार विश्वकर्मा के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी के पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। विजय कुमार मूलतः झांसी के रहने वाले हैं और सीएम के ज़िले गोरखपुर में 3 बार उनकी अलग अलग पदों पर पोस्टिंग रही है। ये महत्वपूर्ण बात है। विजय कुमार गोरखपुर में एडिशनल एसपी भी रहे हैं, गोरखपुर के एसएसपी भी रहे हैं और गोरखपुर के आईजी जोन भी रहे हैं। तो ये साफ है
कि मुख्यमंत्री उनकी कार्यशैली, उनकी छवि के बारे में ठीक से जानते हैं, बेहतरीन ढंग से जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय कुमार की नौकरी अभी करीब 7 महीना है। अगर वो कार्यवाहक रहते हैं तो एक लंबा टेन्योर होगा, ये लंबा पीरियड होगा। उससे पहले हम आपको बताएं कि मुकुल गोयल की जब 2022 में मई में विदाई हुई, उसके बाद से यूपी में ये हर बार कयास लगता है कि पूर्णकालिक डीजीपी कब मिलेगा। इतने बड़े राज्य में, इतना बड़ी फोर्स के मुखिया के रूप में अस्थाई डीजीपी के चयन को लेकर सरकार पर तमाम सारे आरोप लगते हैं। सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती है। संघ लोक सेवा आयोग में इंतजार हो रहा है कौन डीजीपी बनेगा। हर बार 4 महीने 6 महीने पे चर्चा चलती है। इस बार तो 2 महीने में ही रिटायर हो गए कार्यवाहक डीजीपी। तो ऐसे में अस्थाई डीजीपी को लेकर बहुत सारी अभी भी कयास बने हुए हैं। अभी बादल छटे नहीं हैं, तस्वीर साफ नहीं है। आप देखेंगे कि अभी विजय कुमार 31 जनवरी 2024 तक, यानी 7 महीने अभी उनकी नौकरी है और वो कार्यवाहक के रूप में हो सकता है इस पर बरकरार रहें। ऐसे में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जनवरी में जब डीजीपी रिटायर हो जाएंगे तो क्या फिर यूपी को नया डीजीपी मिलेगा, तलाशना होगा। और क्या वो कार्यवाहक होगा या उसको अस्थायी तौर पर डीजीपी बनाया जाएगा। इसमें एक छोटा सा किस्सा जुड़ा हुआ है। किस्सा ये है कि कुछ लोग आम के पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि विजय कुमार जब 31 जनवरी को रिटायर होंगे तब जाकर आज के तारीख में स्पेशल डीजी हैं जो प्रशांत कुमार, वो फुल फ्लैश डीजी बन जाएंगे। 31 जनवरी को उनके रिटायरमेंट के साथ ही प्रशांत कुमार की लॉटरी लग सकती है, उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है, क्योंकि तब वो फुल फ्लैश डीजी के रूप में आ जाएंगे। हालांकि उस समय भी उनसे सीनियर वहाँ 2 अधिकारी मौजूद होंगे, जिसमें पुराने वाले डीजीपी मुकुल गोयल जो फरवरी में रिटायर होंगे और आनंद कुमार 1988 बैच के, वो अप्रैल में रिटायर होंगे। तो अगर प्रशांत कुमार को ऐसे में डीजीपी पद का चार्ज दिया जाता है उस समय, तब भी करीब 12-13 लोगों को उनको सुपरसीड करना पड़ेगा, क्योंकि 88 के बाद पूरा 89 बैच आईपीएस का बचा हुआ है और प्रशांत कुमार 90 बैच के हैं। तो अभी वो काफ़ी नीचे हैं, लेकिन सरकार की पसंद में वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत आगे हैं, ऊंचे वाले पायदान पर बैठे हैं। तो उनके डीजी पद पर प्रमोट होने की इंतज़ार में है सरकार। लोग इस बात को कहते हैं। अगली इसकी सच्चाई क्या होगी ये अगले साल पता लगेगा, क्योंकि अभी आम पका नहीं है। अब जो कार्यवाहक डीजी हैं, अब ये जनवरी तक तो है ही है, 7 महीने अभी कोई फेरबदल की संभावना नहीं है। और मुमकिन है कि सरकार तब तक कोई नया पैनल भी ना भेजे, वो इंतज़ार करे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद प्रशांत कुमार के लिए संभावनाएं बढ़ती हैं। और एक संभावना ये भी है कि प्रशांत कुमार की जो नौकरी है वो मई 2025 तक है। उनके पास 1.5 साल के लगभग का टाइम होगा, और अगर उनको पूर्णकालिक मौका देगी सरकार तो 2 साल वो डीजीपी रहेंगे। तो ये बहुत सारे उसमें फैक्टर जुड़े हुए हैं डीजीपी को लेकर। 88 और 89 बैच के सामने भी संकट रहेगा, क्योंकि 90 बैच का अफसर तेज़ी से आगे आ रहा है। कितने लोग सुपरसीड होंगे इसका भी आकलन आगे होगा। लेकिन सरकार कितना रिस्क उठा पाएगी, कितने अफसरों को नाराज़ कर पाएगी, ये सब कयासबाजी है। ये सब वक्त के भविष्य के गर्भ में है। 31 जनवरी 2024 के बाद पता लगेगा। लेकिन ये पद ऐसा है कि इसको लेकर बड़ी रोचकता बनी हुई है, इसकी बड़ी चर्चा बनी हुई है कि सरकार अस्थाई डीजीपी बनाने के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं भेजती है। जब भी भेजेगी मुकुल गोयल का नाम भेजना पड़ेगा। वो फरवरी तक मौजूद हैं, 24 तक यहाँ। जब तक वो नहीं जाते तब तक नाम भेजने की संभावना काफ़ी कम है। लोग इसे केंद्र और यूपी के बीच टकराव के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन इस लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ तो वो आनंद कुमार हैं, जिनकी छवि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जेल में जाने के बाद सरकार उनसे नाराज़ हो गई। उनको कोऑपरेटिव सेल में डाल दिया गया है, किनारे किया गया है। नौकरी के आखिरी दौर में
जो सबकी पसंद हो सकता था वो सरकार की नाराज़गी का शिकार हुआ बैठा है। लेकिन किसकी किस्मत का ताला कब खुले ये कोई कह नहीं सकता, और वही कहते हैं कि होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन पर आज ये लाइनें बड़ी सटीक हैं। सुनिएगा कि सुविधाओं पर पले हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, कोहनी पर टिके हुए लोग, अच्छा नहीं लगता है जब बरगद की बात करते हैं गमलों में उगे हुए लोग। नमस्कार।